हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स जो है हम लोग के, जैसे कि मोबिलिटी, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। यानी कि जो हम लोग का चैप्टर 3 है क्लास 12th का, यानी कि विद्युत धारा, जिसमें कि हम लोग को गतिशीलता, ओम के नियम की सीमाएं, विभिन्न पदार्थ की प्रतिरोधकता और प्रतिरोधकता की तापमान निर्भरता। तो ये आखिर सारी चीजें क्या है, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग अगर अपने आप को अपडेट करें, रिवाइज करें चीज़ों को, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग ने सबसे पहले जाना कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, यानी कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, या फिर इसी I को हम लोग ये लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। फिर उसके बाद हम लोग ने जाना कि जो I है, ये हम लोग का ये जो I है, ये किस तरीके से हम लोग का चेंज होगा। यानी कि हम लोग ने यहाँ पर आई की डिपेंडेंसी देखी कि क्यू के चेंज होने से जो ये आई है वो चेंज होगा। तो क्यू कहां पर देखते हैं, हम लोग देखते हैं किसी क्रॉस सेक्शन से पास होने वाले टोटल चार्ज जो होते हैं उनको हम लोग चेक करते हैं कि पर सेकंड कितना जा रहे हैं, वही हम लोग का करंट डिफाइंड होता है। क्योंकि करंट का मीनिंग ही होता है फ्लो, और यहां पर फ्लो हो रहे हैं चार्जेस, तो चार्जेस को देखते हैं कि एक गिवन एरिया से, एक गिवन एरिया जो कि एक क्रॉस सेक्शनल एरिया हो सकता है किसी वायर का, वहां से कितने चार्जेस पर सेकंड फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग ने करंट डिफाइन किया। उसके बाद ओम्स लॉ पढ़ा कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो ओम्स लॉ, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एक वायर है, तो इस वायर में अगर करंट को फ्लो करना है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट हमें यहां पर स्टैब्लिश करना है, तो इलेक्ट्रिक करंट होने के लिए, यानी कि एक तरीके के चार्जेस का बहाव होने के लिए, यहां पर मौजूद होना चाहिए एक विभवांतर, यानी कि एक पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद होना चाहिए, या फिर कह लीजिए कि वोल्टेज। क्योंकि यहां पर रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि यहां पर मौजूद चार्जेस को मूव कराएगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होगी जब हम एक यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। तो सिंपली यहां पर क्या बात निकल कर आई कि हमने अगर एक बैटरी को कनेक्ट किया एक रॉड से, उसकी वजह से यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लीजिए कि V पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, उसकी वजह से यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, यहां पर पॉजिटिव चार्जेस का मूवमेंट इस तरफ कराएगी। बट एक्चुअल में जो मूवमेंट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स का इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन से, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनका मोशन इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एक्चुअल में मूव नहीं करते। हम लोगों ने शुरुआत में जो चीजों को डिफाइन किया, बहुत पहले चीजों को जो डिफाइन किया वो पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट के हिसाब से डिफाइन किया था। इस वजह से करंट का डायरेक्शन, और उसको भी स्पेसिफिकली बोला जाए तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन, हम लोग हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ऐसे डायरेक्शन लेते हैं। बट एक्चुअल में जो मूव हो रहे होते हैं चीजें, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इसको कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, इन सबको मैं अपने पिछले लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। बट अभी हमें क्या करना है, रिवाइज करना है, तो जल्दी जल्दी यहां पर चीजें मैं ले रहा हूं। ये हो गया। फिर अब यहां पर बात आई कि जो चीजें मूव करती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करती हैं। तो इलेक्ट्रॉन की हम लोग निकालते हैं जो एक मूवमेंट की वजह से उस पर एक वेलोसिटी होती है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो निकल कर आती है हम लोग की, ये निकल कर आती है ई टाउ बाई एम। ठीक है, अब यहां पर ई टाउ बाई एम क्या है? अगर इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी जाए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की बात करी जाए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी यहां पर अप्लाई हुई है, टाउ एक एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है। यानी कि देखिए, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है कि यहां से जो चार्जेस मूव कर रहे हैं तो उनमें कुछ टकराव भी होता है आपस में। तो दो इलेक्ट्रॉन्स के आपस में टकराने का जो समय होता है, ठीक है, कितने समय बाद टकरा रहे हो, यानी कि मान लीजिए यहां पर खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उन इलेक्ट्रॉन में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को चूज कर लिया आपने, इस इलेक्ट्रॉन को चूज कर लिया। अब देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है, तो यहां से जब मूव किया और फिर जब टकराया, तो इस
टकराने के बीच में कितना समय लगा। अब यहां पर ये सिर्फ एक बार नहीं टकराएगा, और ये यहां पर जितने भी चार्जेस मौजूद हैं कई बार आपस में टकराएंगे। तो एक का हमने समय निकाल लिया, इसका इससे टकराने का समय हो सकता है, इसका इससे टकराने का समय हो सकता है, इसका भी टकराने का समय हो सकता है। तो इन सारे समय का जब हम लोग निकालते हैं एवरेज, तो उस समय को कहते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये कहलाता है हम लोग का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम होता है कि कितनी देर तक एक इलेक्ट्रॉन बिना किसी टकराव के मूव कर रहा था। यानी कि जैसे मैं किसी भीड़ वाले इलाके में चल रहा हूं, तो मैं चलता जा रहा हूं, किसी से टकरा गया मैं, ठीक है, किसी से टकरा गया। अब उस टकराने के जस्ट बाद फिर कैलकुलेट करना चालू करो टाइम, और तब तक मेजर करते रहो जब तक कि मैं दोबारा किसी से नहीं टकरा जाता। यानी कि अगर मैं यहां पर खड़ा हूं भीड़ में और मूव कर रहा हूं फिर, और यहां पर किसी से टकरा गया, मान लीजिए यहां से जाके मैं इससे टकरा गया, ठीक है। अब इस टकराने के बाद का समय कैलकुलेट किया जाएगा कि अगली बार किससे टकराया। यानी कि दो टकराने के बीच में जो समय होता है मेरा, यहां पर मैं पहले से टकराया फिर से टकराया, तो दो टकराव के बीच का जो समय होता है वो कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। अब इस तरीके से यहां पर बहुत ढेर सारे लोग होंगे, तो सबके जो रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज होता है वो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हमारा कहलाता है, ठीक है। बात क्लियर यहां तक। और m जो होता है उस इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ठीक है। यहां तक चीजें हम लोग ने पढ़ी। तो अभी यहां पर एक बात आती है कि अगर हमने एक कोई कह लीजिए कि मटेरियल लिया और उस मटेरियल में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स कितनी आसानी से मूव कर रहे हैं या कितनी डिफिकल्टी से मूव कर रहे हैं, इस बात को बताने के लिए आई एक टर्म या कह लीजिए एक डिफिनीशन, मोबिलिटी। कैसे इसको रियल लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं? तो देखिए, मोबिलिटी यहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या डिफाइंड है वो तो बाद में देखेंगे, बट पहले आप इस तरीके से समझिए कि आपको एक टाउन से दूसरे टाउन तक जाना है, ठीक है। एक टाउन ए है और दूसरा टाउन बी, आपको इस टाउन से इस टाउन तक जाना है। अब यहां से यहां तक जाने के लिए आप कई तरीके से जा सकते हैं, जैसे कि आप यहां से यहां तक कोई एक ऐसा रास्ता चूज कर सकते हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता हो। दूसरा आप यहां पर रास्ता चूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको ये ट्रेन दिखाई दे रही है, ठीक है, आप इस तरीके कोई ट्रेन यूज कर सकते हैं। या फिर आप कोई दूसरी तरीके की ट्रेन ले सकते हैं जो कि इससे थोड़ा स्लो चलती होगी, ठीक है। या आप ऐसे रास्ते को चूज कर सकते हैं जिसपे कि रास्ता प्रॉपर बना नहीं है, कहीं जंगल के बीच से होके जा रहा है, यानी कि शॉर्टकट जिसे कहते हैं, ठीक है। अब इन सारे सिचुएशंस को आप गौर करिए, ध्यान दीजिए इनमें, कि आप जैसे इसकी बात करें और इसकी बात करें, जहां पर कि आप एक प्रॉपर रोड में चल रहे थे, एक वेल डेवलप्ड रोड पे चल रहे थे, और यहां पर आप जंगल के बीच से जा रहे थे, ठीक है। आपके पास दोनों समय पे कार है, ठीक है, और यहां से यहां तक आप जा रहे हैं ए से बी। यहां पर क्योंकि रोड अच्छी है तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपने 1 लीटर पेट्रोल भरवाया और 1 लीटर पेट्रोल पे आप यहां से यहां तक पहुंच गए, यहां से यहां तक आप पहुंच गए बहुत आसानी से। अभी आपने इधर भी 1 लीटर पेट्रोल भरवाया और आप पहुंच ही नहीं पाए अभी तक। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे, सोचिए जरा। इस वजह से नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि यहां जंगल पे एक प्रॉपर रास्ता नहीं है, वहां पर आपको बहुत ढेर सारे ऑब्स्ट्रक्शंस मिलेंगे, वहां पर जो आपकी स्पीड होगी वो कम होगी। बात समझ पे आई? यहां पर आपकी जो आपके पास फ्यूल है, उतने फ्यूल के लिए यहां पर आपके पास ऑब्स्ट्रक्शंस कम है, तो आप अपनी स्पीड बढ़ाते हुए क्या करेंगे, बहुत तेजी से यहां इसको क्रॉस कर जाएंगे। बट क्योंकि अब यहां पर आपकी गाड़ी चलती रहेगी बट आपकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, तो सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल के लिए, 1 लीटर पेट्रोल के लिए आप आसानी से यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शंस आपके लिए ज्यादा होगा, या फिर ये कह लीजिए कि जो वेलोसिटी है आपकी वो कम हो जाएगी इस केस में। तो यहां पर मोबिलिटी क्या हुई, ज्यादा हुई, और यहां पर मोबिलिटी क्या हुई, कम हुई। यहां पर मोबिलिटी कम है एज कंपेयर टू दिस, हम आसानी से मूव नहीं कर पा रहे। इसी में ये जो ट्रेन का एग्जाम्पल था, एक मान लीजिए क्या है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है,
ठीक है, और एक पैसेंजर ट्रेन है। तो एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन में अंतर क्या है? पैसेंजर ट्रेन में वो हर जगह रुकती है, एक्सप्रेस ट्रेन में ऐसा नहीं होता, वो चुनिंदा स्टेशन पे रुकेगी और वहां से आगे बढ़ जाएगी। तो इसकी मोबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। बात समझ पे आए? यानी कि एक गिवन अमाउंट ऑफ कुछ उसके एनर्जी वो कम ऑब्स्ट्रक्शन से गुजर रहा है जो, और उसकी स्पीड क्या है, ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि उसकी मोबिलिटी भी ज्यादा है। तो सिमिलर यहां पर होता है जब हम बात करते हैं किसी मटेरियल के अंदर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, या कह लीजिए मेटल्स के अंदर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो उसमें होता क्या है कि अगर हमने कोई एक मटेरियल या मेटल, कुछ भी आप चूज कर सकते हैं, मटेरियल यानी कि एलॉय हो सकता है, वो सेमीकंडक्टर हो सकता है, या मेटल हो सकता है, इंसुलेटर, कुछ भी हो सकता है, उसमें हम लोग मोबिलिटी देख रहे हैं। तो मोबिलिटी कैसे डिफाइंड होगी? आपने लगाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चीजें मूव होती है ना, जैसे यहां पर पेट्रोल की वजह से चीजें मूव हो रही थी, जो हम एनर्जी उसको दे रहे थे उसकी वजह से हो रही थी, इसी तरीके से यहां पर हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई उस मटेरियल पे, उसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। और उन इलेक्ट्रॉन्स का जो वेलोसिटी है, यानी कि यहां पर होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी उन इलेक्ट्रॉन्स की, उसके मैग्नीट्यूड को देखिए। क्या देखिए? मैग्नीट्यूड को, डायरेक्शन को नहीं, सिर्फ देखिए मैग्नीट्यूड को। तो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रही है, यानी कि आपने यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड दी, यानी कि 1 वोल्ट पर मीटर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। उस केस में जब आपने 1 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, उस केस में अगर आपके पास अब 2 मटेरियल आ जाए, एक ये और दूसरा ये, इसमें अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर मौजूद हैं, अगर इस पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मान लीजिए ये मटेरियल ए है और ये दूसरा बी, तो इस पे अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो ज्यादा है, और इस पे सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर, यानी कि 1 वोल्ट पर मीटर लगाने पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू है वो कम है, यानी कि VD A इज ग्रेटर देन VD B, यानी कि इसमें जो मोबिलिटी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की, वो होगी ज्यादा एज कंपेयर टू दिस। यानी कि इसमें जो एक तरीके का कह लीजिए कि रेजिस्टेंस है वो है कम, और इसमें जो रेजिस्टेंस है वो है ज्यादा। यहां पर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, और यहां पर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो हमारे चार्जेस हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कम क्या कहते हैं, कम वेलोसिटी, कम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो इस तरीके से हमारी मोबिलिटी डिफाइन होती है किसी भी मटेरियल के अंदर। तो अब ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। तो कभी भी मोबिलिटी हमें निकालनी होगी तो हम देखेंगे इस चीज को। तो मोबिलिटी किस बात पे डिपेंड करेगी? मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और वो भी कैसा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर हमें ये कहा जाए कि किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हुई, यानी कि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी भी इंक्रीज हुई। ठीक है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस पर क्या हुआ कि अगर हमें ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़ रही है, ठीक है, तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर सेम वेलोसिटी अटेन कर रहा है अगर, यानी कि हमें ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपेंस करना पड़ेगा सेम अमाउंट ऑफ मोबिलिटी को गेन करने के लिए, तो उस केस में जो मोबिलिटी होगी कहा जा सकता है कि वो डिक्रीज हो रही है। यानी कि आप जैसे यहां पर देखिए कि यहां से यहां तक आप अगर वेलोसिटी आपकी 5 मीटर पर सेकंड इस स्पीड से जा रहे हैं और इधर भी आपको 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाना है, तो यहां पर आपको ज्यादा पुश चाहिए होगा यहां पर, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, उबड़ खाबड़ रोड है ये वाली। तो उस केस में आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी और उसके लिए आपको ज्यादा पेट्रोल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर सेम अमाउंट ऑफ पेट्रोल दिया जाए तो इसमें आपकी मोबिलिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिफाइन होती हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है? अभी मैंने आपको रिलेट करके बताया, चीजों को समझाया। अब आपको इसकी जो डिफिनीशन है वो याद रखनी है। तो डिफिनीशन हमारी ऐसे डिफाइंड इसके जो है वो ये है कि जो मोबिलिटी होती है वो डिफाइंड होती है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से मोबिलिटी हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अब निकालते हैं इसकी जो SI यूनिट है वो। तो इस ड्रिफ्ट जो मोबिलिटी है
उसकी एसआई यूनिट कैसे निकल कर आएगी? देखिए ये बना किस किस से, ये बना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो एसआई यूनिट अगर हमें इसकी निकालनी है तो इसकी एसआई यूनिट रखिए और इसकी एसआई यूनिट रखिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, हमारी एसआई यूनिट निकल आएगी मोबिलिटी की। तो एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी यानी कि गतिशीलता की एसआई इकाई जो होगी वो कैसे निकाली जाएगी? वो निकाली जाएगी, इसकी आप रखिए एसआई यूनिट और इसकी एसआई यूनिट रखिए इस फॉर्मूले में। तो रखिए, ये है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की रखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो होती है यूनिट हम जानते हैं वो होती है वोल्ट पर मीटर, वो होती है वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर में वोल्ट पर मीटर, और ये जो पर मीटर है ये चला जाएगा ऊपर, यानी कि यहां से इसको हटाकर हम लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर इस तरीके से। तो मीटर मीटर मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा मीटर स्क्वायर और नीचे बन जाएगा V इंटू एस। V क्या है? यहां पर वोल्टेज है और S क्या है? सेकेंड, यानी कि जो एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी बनी वो बन गई मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। और जो मोबिलिटी की वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए हम लोग यहां पर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, यहां पर किसी भी तरीके से वेक्टर नहीं ले रहे हैं, यहां पर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं और मैग्नीट्यूड में माइनस नहीं आता, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो भी पॉजिटिव, यानी कि जो मोबिलिटी होगा उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, यानी कि हमेशा गतिशीलता धनात्मक होती है। अब देखिए ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अभी मैंने आपको रिवाइज कराया था इसी वजह से, क्योंकि यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की जरूरत है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है ई टाउ बाई एम या फिर ई टाउ ई बाई एम। ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, टाउ यानी कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको जब हम लोग पुट करेंगे इस जगह पर, जब इसको हम लोग पुट करेंगे इस जगह पर तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से, जो यहां पर आया निकलकर। यानी कि अगर बात की जाए तो म्यू इज इक्वल टू वीडी की जगह पर पुट करिए, इसको वीडी की जगह पर इसको पुट करिए। तो जब इसको पुट करेंगे तो ई टाउ बाई एम और डिवाइडेड बाई ई, यानी कि ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये निकल कर आ जाएगा ई टाउ बाई एम। यानी कि जो मोबिलिटी है वो हमारी सिंपली किस पे डिपेंड करेगी? रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? एक पार्टिकल के दो बार किसी भी दो पार्टिकल से टकराने के बीच का समय, यानी कि एक बार टकराया और उसके बाद अगली बार जब टकराया उसके बीच का समय, और इस तरीके से बहुत ढेर सारे पार्टिकल्स टकरा रहे होंगे तो सारे समय का एवरेज जब निकाल लेते हैं वो होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे बाकी इलेक्ट्रॉन से कहीं पे टकरा रहा है तो इससे टकराया और इससे के बाद इससे टकराया, तो इन दोनों टकराव के बीच का समय इस तरीके से बहुत बार टकराव होंगे इनके आपस में। उस सबका जब हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं उसको कहते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। वो दो टकराव के बीच का जो समय होता है वो कहलाता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब जब हम लोग ने एवरेज रिलैक्सेशन टाइम निकाल लिया, हमें समझ पे आ गया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या है। यानी कि किसी भीड़, ऐसे विजुलाइज करिए कि किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके से आप जा रहे हैं और आप 5 सेकंड तक किसी से नहीं टकराए। ठीक है, उसके बाद और आगे बढ़े, 5वें सेकंड पे तो आप टकरा गए, उसके बाद फिर आगे बढ़े और आप फिर किसी से 6 सेकंड बाद टकराए, फिर उसके बाद गए तो फिर 7 सेकंड बाद टकराए। पहली बार 5 सेकंड में टकराए थे, फिर उसके बाद 6 सेकंड में, उसके बाद 7 में, उसके बाद फिर 5 में। तो इनका अगर एवरेज निकाला जाए, इनका अगर एवरेज कैलकुलेट किया जाए कि आप कितने समय पे टकरा रहे हैं सबसे, तो इनका एवरेज जो होगा इन सबको ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 1 13, यानी कि 23। और कितनी बार टकराए? 4 बार। तो ये 23/4, यानी कि इसको अगर चाहें तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, तो यहां पर ये 24 हो जाएगा, तो 6 टाइम्स, यानी कि 6 सेकंड लगभग आपका जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आ रहा है वो 6 सेकंड आ रहा है। अब इसी में अगर कुछ ऐसा हो कि अगर दो मटेरियल्स के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, दो मटेरियल्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं और
इसका जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम निकल कर आया वो 6 सेकंड निकल कर आया, और इसका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो निकल कर आया है वो 5 सेकंड निकल कर आया। मैं ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, समझिए इसको क्या मतलब है। अगर इसका 6 सेकंड निकल कर आया और इसका 5 सेकंड, यानी कि यहां पर जो रिलैक्सेशन टाइम है वो है ज्यादा एज कंपेयर टू दिस, यानी कि दो टकराव के बीच का समय यहां पर ज्यादा है और यहां पर दो टकराव के बीच का समय जो है वो है कम। यानी कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी जल्दी टकरा रहा है, तो उसको ऑब्स्ट्रक्शन भी ज्यादा मिलेगा। आप किसी भीड़ भाड़ इलाके से जा रहे हैं और आप लोगों से भिड़ते हुए चले जा रहे हैं, तो क्या आप आगे बढ़ पाएंगे आसानी से? नहीं बढ़ पाएंगे। तो सेम चीज है यहां पर कि जब इलेक्ट्रॉन काफी देर में टकराएगा किसी से, उस केस में जो मोबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी। इसीलिए यहां पर ये क्या निकल कर आया कि मोबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ है। और टाउ क्या है हम लोग का? यहां पर टाउ है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, या फिर एवरेज कोलिजन टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर यहां तक? ये सारी चीजें थी हमारी मोबिलिटी से रिलेटेड। तो मोबिलिटी को अगर आपको फाइंड करने के लिए आएगा तो आप डायरेक्ट ई टाउ बाई एम का यूज करेंगे, या फिर अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी और इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और यहां पर सब हम लोग का मैग्नीट्यूड पे वर्क होगा। क्लियर यहां तक? अब चलते हैं आगे और देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ का क्या मतलब है? देखिए, जब मैंने ओम्स लॉ बताया था आपको, ओम्स लॉ में यह था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अगर उसकी जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। यानी कि इफ द फिजिकल कंडीशन, अगर मतलब ओम्स लॉ में अगर हम ये बोलें कि किसी कंडक्टर की जो फिजिकल चीजें हैं, जैसे कि उसका टेम्परेचर, उस पर लगने वाला प्रेशर, या उस पर किस तरीके से चीजें चेंज हो रही हैं, यानी कि उसका शेप एंड साइज, ये सब कांस्टेंट अगर रखा जाए, अगर कांस्टेंट रखा जाए तभी ये क्या है? एप्लीकेबल है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। यानी कि हमारे पास ओम्स लॉ हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर उन चीजों पे छेड़छाड़ कर दी जाए, यानी कि चेंज आ जाए किसी तरीके से, तो जो ओम्स लॉ होगा वो एप्लीकेबल नहीं रह जाएगा। तो यहां हमारे नेचर में इस तरीके के मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं, इस तरीके की डिवाइसेस एग्जिस्ट करती हैं जहां पर कि ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता। बहुत वैरायटी पे, बहुत ज्यादा जगह पर ओम्स लॉ फॉलो होता है, बट फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं, ठीक है, जहां पर कि जो ओम्स लॉ है वो फॉलो नहीं होता। तो कहां कहां नहीं होता, किस किस जगह पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता, आइए उनको देखते हैं। तो ओम्स लॉ की लिमिटेशन तब है जब V I के प्रोपोर्शनल ना हो, और ये हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है जब हम देखते हैं टेम्परेचर के साथ किसी गिवन मटेरियल। गिवन मटेरियल को समझिएगा, देखिए मैं गिवन मटेरियल बोल रहा हूं। तो गिवन मटेरियल का मतलब कि अगर हमने कोई चीज दी, लेट अस सपोज ये बॉटल दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि थोड़ी देर बाद ये बॉटल की जो चीजें हैं वो चेंज हो जाएंगी, कि अब ये ढक्कन का साइज बड़ा हो गया, बॉटल छोटी हो गई, कलर चेंज हो गया, कुछ नहीं। नहीं, गिवन मटेरियल का मतलब कि अगर मैंने ये चीज प्रोवाइड करी है तो ये थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट यही रहेगी। क्लियर? तो गिवन मटेरियल यानी कि उसकी जो फिजिकल कंडीशंस हैं सारी वो सेम रहेंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम रहेंगी। तो अगर किसी वजह से इसका टेम्परेचर चेंज हो जाए, अगर मैंने कोई एक मटेरियल दिया और उसकी टेम्परेचर चेंज हो जाए, यानी कि मान लीजिए मेटल है और उसके टेम्परेचर चेंज हो जाए, तो उसके टेम्परेचर चेंज होने की वजह से उस पर जो रेजिस्टिविटी होती है वो चेंज होती है। क्या होती है? रेजिस्टिविटी चेंज होती है। तो जब रेजिस्टिविटी चेंज होती है वहां पर फिर जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं रह जाता, ठीक है। वहां पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं रह जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि टेम्परेचर चेंज होने के साथ, या ऐसे मटेरियल से जो टेम्परेचर चेंज होने के साथ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I को फॉलो नहीं करते। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अगर यहां से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ये होगी, जबकि टेम्परेचर अगर बढ़ गया उसका, क्योंकि देखिए किसी मेटल पे जब करंट अप्लाई किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया जाता है, या फिर कह लीजिए कि वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, तो उसकी वजह से जो करंट डेवलप होता है
उस करंट की वजह से उस पर प्रोड्यूस होती है हीट, और उस हीट की वजह से इसका चेंज होता है टेम्परेचर। और अगर बहुत देर तक हमने वोल्टेज उस पर अप्लाई कर रखा है जिसकी वजह से इसका करंट बढ़ने के साथ साथ इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो एक्चुअल में जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रोपोर्शनलिटी वाले ग्राफ को छोड़ते हुए ये कुछ यहां से डेविएट हो जाएगा और ये निकल जाएगा ऊपर। तो इस चीज को कहते हैं कि V ceases टू बी प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि V जो है वो I के समानुपाती होना बंद कर देता है। ठीक है, फिर आगे और आता है मटेरियल, जैसे कि एक डायोड की अगर हम बात करें, ये डायोड क्या होता है ये हम लोग क्लास 12th के जो हमारा सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। बट इसको डायोड आप ऐसा समझिए कि आप जैसे मैं अभी बैठा हूं और आप तक ये लेक्चर जो पहुंच रहा है वो इन सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यानी कि डायोड्स वगैरह की वजह से हो पा रहा है, या मोबाइल जो है वो जो चल रहा है वो सब डायोड्स की वजह से चल पा रहा है। चार्जर है, मोबाइल चार्जर, उस पर डायोड्स का इस्तेमाल है। तो ये कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि बने होते हैं सेमीकंडक्टर से। और सेमीकंडक्टर क्या होता है ये अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो यहां पर खास बात ये होती है, एक मेटल के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो मेटल है अगर हमारे पास एक, उस मेटल में बैटरी चाहे ऐसे लगाओ और उसी मेटल में बैटरी चाहे ऐसे लगाओ, जो ग्राफ बनता है वो हमेशा ऐसे ही बनता है। ठीक है, यानी कि अगर इस पे हमने डायरेक्शन चेंज कर दी तो जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे प्रोपोर्शनलिटी वाला ही ग्राफ बनेगा। समझ रहे हैं, प्रोपोर्शनलिटी वाला ग्राफ बनेगा, यानी कि V और I जो है, अभी देखो यहां पर अगर माने कि ये जो डायरेक्शन थी वो पॉजिटिव डायरेक्शन थी और यहां पर अब निगेटिव डायरेक्शन हो गई, तो V और I जो होगा उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा बस। जबकि जो यहां पर डिवाइस होता है जैसे कि डायोड, उसमें इस तरीके की प्रोपोर्शनलिटी ही हट जाती है। यहां पर जब हम लोग इस डायरेक्शन में लगाते हैं, यानी कि मान लीजिए कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं, तो उस केस में जो करंट होता है वो मिली एम्पियर के ऑर्डर का होता है और उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। जबकि जब कुछ इस तरीके से लगाया जाता है, यानी कि बैटरी का जो टर्मिनल्स होते हैं उसको अपोजिट डायरेक्शन में करके अप्लाई करते हैं, तब जो वैल्यू होती है करंट की वो माइक्रो एम्पियर्स पे आ जाती है, यानी कि 10⁻⁻6 एम्पियर, और यहां पर है 10⁻³ एम्पियर। मतलब यहां पर जो ऑर्डर है वो है 10⁻³ एम्पियर, मिली एम्पियर का मतलब, और माइक्रो एम्पियर का मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर। तो देख रहे हैं यहां पर जो वोल्टेज है और I है मेटल्स के केस में, यहां पर जो होता है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, माइनस कर लेता है और कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि डायोड्स में ये करंट की वैल्यू ही चेंज हो जाती है और हमें जो वोल्टेज होता है वो भी बहुत ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है। देख पा रहे हैं यहां पर 0.2 वोल्ट के लिए ये ऐसा ग्राफ मिल रहा है, जबकि यहां पर 2 वोल्ट्स तक पहुंच गए हैं तब जाकर हमें ये माइक्रो एम्पियर का ही करंट मिल रहा है, यानी कि हमें यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा लगाना पड़ रहा है और करंट बहुत कम मिल रहा है, और यहाँ पर हमें कम वोल्टेज पे ही ज्यादा करंट मिल रहा है। तो यहाँ पर ये अलग ही प्रॉपर्टी शो करता है, और ये कैसे शो करता है, कैसे, वो हम लोग जो चैप्टर सेमीकंडक्टर्स वाला होगा उसमें पढ़ेंगे। अभी के लिए हमें ओम्स लॉ पे फोकस करना है कि ओम्स लॉ हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। तो ये जैसे डायोड है, इस पे वहां पर जो V और I है वो डिपेंड करता है साइन ऑफ V पे। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल मेटल्स में V के साइन पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि आप V इस तरीके से लगाएं चाहे इस तरीके से लगाएं, यानी कि V इधर से इधर लगाएं चाहे V इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि डायोड्स में ऐसा होता है, ठीक है, कि V के साइन पर डिपेंड करता है V और I का रिलेशन। ठीक है, इसी के साथ एक और तरीके से जो है ओम्स लॉ वहां पर फॉलो नहीं होता, जैसे कि अगर हम बात करें गैलियम आर्सेनाइड की, ये भी एक तरीके का क्या है, ये भी एक तरीके का हम लोग का सेमीकंडक्टर डिवाइस है। और इसमें जो खास बात होती है वो ये होती है कि सेम करंट के लिए यहां पर 2 वैल्यू वोल्टेज के होते हैं, यानी कि आपने वोल्टेज कुछ लगाया, लेट अस सपोज आपने 5 वोल्ट्स लगाया,
ठीक है, आप इसको 3 वोल्ट्स मान सकते हैं, लेट अस सपोज 3 वोल्ट्स लगाया आपने, और उसके बाद आपको करंट की कोई वैल्यू मिली, यहां पर करंट की कोई वैल्यू थी, फिर आपने वोल्टेज को और बढ़ाया और लगा दिया आपने 5 वोल्ट्स, उस केस में भी आपको करंट की सेम वैल्यू मिली, जबकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ करंट बढ़ना चाहिए, जबकि यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि वोल्टेज तो बढ़ा बट करंट की वैल्यू पहले तो बढ़ी फिर घट के उसी के बराबर आ गई। तो सेम वोल्टेज के लिए यहां पर करंट की 2 या 2 से अधिक वैल्यूज भी मिल रही हैं, देख रहे हैं यहां पर आगे जब ये ऐसे जाएगा इस पॉइंट पर यहां पर 3 वैल्यूज तक मिल रही हैं करंट की, सेम करंट की वैल्यू मिल रही है डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज लगाने पर। तो यहां पर भी ओम्स लॉ ब्रेक हो गया, क्योंकि ओम्स लॉ कहता है कि करंट बढ़ेगा वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ, जबकि यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि वोल्टेज तो बढ़ रहा है बट करंट क्या हो रहा है, हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है। तो ये हमें देखने को मिलता है किस पे, गैलियम आर्सेनाइड पे। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो V और I का रिलेशन है वो यूनिक नहीं है, यानी कि जैसे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो सिर्फ इतना ही नहीं है, ये कहीं पर घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है, कांस्टेंट भी है, अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। तो इस तरीके से लिमिटेशंस होती हैं ओम्स लॉ की, कहां कहां पर ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं हो सकता। क्लियर, यहां तक बात समझ पे आई। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स, यानी कि हमने क्या सीख लिया अभी तक, मोबिलिटी की मोबिलिटी क्या होती है कि किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स की, फिर लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ देख लिया, क्योंकि हम लोग ओम्स लॉ पढ़ के आए थे कि ओम्स लॉ हम लोग का जो है वो मटेरियल्स पे एप्लीकेबल होता है, जब उस पर वोल्टेज लगाते हैं तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I निकल कर आता है। जबकि लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ ये कहता है कि देखो ओम्स लॉ है, ठीक है, बहुत ढेर सारे मटेरियल्स पे एप्लीकेबल है, बट कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जहां पर कि, या कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जहां पर कि ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। तो कहां कहां पर है वो हम लोग ने जाना, सीखा, समझा। अब बात आती है रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल, यानी कि जैसे मैं अभी बोल रहा था सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर, कंडक्टर, ये डिफाइंड कैसे है। तो देखिए कि कंडक्टर्स जैसे कि मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं उनको रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, या फिर कह लीजिए पर लेंथ पे जो उसको रेजिस्टेंस मिलता है वो बहुत कम मिलता है, ठीक है, पर यूनिट लेंथ नहीं बोल सकते हम लोग, ये कह सकते हैं कि एक अगर हम मीटर में हम लोग चेक करें तो रेजिस्टेंस उसको कितना मिल रहा है, ठीक है, 1 मीटर पे अगर हम चेक करें तो रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है, वो होता है हमारी रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टर्स के केस में जो रेजिस्टिविटी होती है वो देखो 10⁻⁸ है, यानी कि अगर हम देखिए सिल्वर की बात करें जैसे, तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी है 1.6 × 10⁻⁸, ठीक है, यानी कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स को एक तरीके का अपोजिशन मिल रहा है, वो क्या है, जो प्रतिरोध वो फील कर रहा है वो बहुत कम है, वो बहुत कम है। क्योंकि अगर आप इंसुलेटर्स को देखिए, ये है 10⁻10, 10⁻14 और आगे बढ़कर 10⁻12, 10⁻15, 10⁻16, बहुत ज्यादा ये क्या हो रहा है, बहुत हाई मिल रहा है। मतलब कि अगर कंडक्टर्स की बात करी जाए कि वो कहीं यहां पर लाई कर रहे हैं, इसकी रेजिस्टिविटी, जो प्रतिरोध ये प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ये बहुत कम है, जबकि इंसुलेटर के केस में ये बहुत हाई है, मतलब कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। कितना डिफरेंस होता है, ये कुछ डिफरेंस होता है 10⁻18 टाइम्स का, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना, इतना नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इतना इतना गुना, इतना गुना ज्यादा है क्या इंसुलेटर, जो रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि उस जो इंसुलेटर्स हैं जैसे कि सिरेमिक, रबर, प्लास्टिक, इन सब की जो कह लीजिए कि जो रेजिस्टिविटी है वो इतने टाइम्स ज्यादा होती है, ठीक है। और हमारे कुछ एलॉयज भी होते हैं, एलॉयज एक्चुअली वो कई मटेरियल्स के मिक्सचर होते हैं, जैसे कि कॉन्स्टेंटिन, ये एलॉय होता है कॉपर और निकल, इनके मिलने से बनता है कॉन्स्टेंटिन। मैग्नीन, ये एलॉय होता है कॉपर, मैग्नीज और निकल का।
नाइक्रोम, ये एलॉय होता है निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन का, नाइक्रोम। ठीक है, तो ये जो होते हैं एलॉयज, इनकी रेजिस्टिविटी कुछ लाई करती है किसके किसके बीच में, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है। ठीक है, ये एलॉयज होते हैं और ये मेटल्स के ही मिक्सचर होते हैं। क्या होते हैं, मेटल्स के ही मिक्सचर होते हैं। क्लियर। इसी में एक और चीज आती है, मतलब कि अगर हम बात करें तो इन कंडक्टर्स और एलॉयज को एक साथ हम एक कैटेगरी में मान सकते हैं कि देखिए इनकी रेजिस्टिविटी और इनकी रेजिस्टिविटी में ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क क्या होगा वो हम लोग अगले जो सेक्शन आएगा उसमें सीखेंगे कि कंडक्टर्स और एलॉय में फर्क क्या होता है। यहां पर देखिए फर्क इनमें है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर और बीच में आते हैं सेमीकंडक्टर। एक्चुअली सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के साथ बहुत अलग तरीके से बिहेवियर होता है सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी का। तो वो हम लोग आगे देखेंगे। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो कंडक्टर्स यानी कि इसके और इंसुलेटर्स, इनके बीच में एक मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, एलॉयज को मैं कंडक्टर्स के साथ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये कंडक्टर से ही मिलके बने हैं, ये अलग तरीके के मटेरियल्स नहीं होते हैं, ये मिक्सचर होते हैं कंडक्टर्स का। जबकि सेमीकंडक्टर एक अलग तरीके का ही मटेरियल होता है, उसकी बनावट ही अलग होती है। ठीक है, तो हमारे पास तीन तरीके के मटेरियल्स, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। और सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में कहीं पर लाई करती है। और सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी को टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ घटता हुआ देखा गया है। रेजिस्टिविटी जो होती है वो सेमीकंडक्टर की डिक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ। ये क्यों होता है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा जो आने वाली स्लाइड है उस पर, और बहुत अच्छे तरीके से कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है। एक एक चीज को हम लोग जब हम लोग सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर को पढ़ेंगे तब जानेंगे, बट अभी मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉडली एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर उसके लिए बहुत ढेर सारी हमें चीजें पहले से पता होनी चाहिए, तब जाके जान पाएंगे, बट फिर भी समझने के लिए मैं इसको बता दूंगा। और जो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी है उसको घटाया जा सकता है कुछ इम्प्योरिटीज को मिलाकर। तो ये इम्प्योरिटीज क्या है, ये सब क्या है, इन सबको हम लोग जो सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर है उसमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा सा उसको ब्रॉडली हमें समझना है कि क्या है। तो देखिए रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स पे आप इस तरीके से समझिए कि कंडक्टर है, इंसुलेटर है और सेमीकंडक्टर है। जो कंडक्टर्स है इनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है, सेमीकंडक्टर्स की है कुछ कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, और इंसुलेटर की जो रेजिस्टिविटी वो बहुत हाई, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को ये अपने आप से मूव ही नहीं होने देते। क्लियर। तो अब चलते हैं इस पे आगे और देखते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। जैसे कि अभी यहां पर ये बात आई थी कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी घटती है, यानी कि ये अपने आप से टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ अपने आप से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको आसानी से पास होने देते हैं। जबकि मेटल्स जो होते हैं या कंडक्टर्स होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं और जो इंसुलेटर होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, इनको भी हमें देखना है। साथ में हम एलॉयज को भी देखेंगे कि उनका बिहेवियर कैसे होता है, और एलॉयज को क्यों बनाया गया। जब हमारे पास ये कंडक्टर से ही मिलके बने हैं तो एलॉयज को क्यों बनाया गया, उन सबको भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स की, कि उनकी रेजिस्टिविटी किस तरीके से टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। तो देखिए जो मेटेलिक कंडक्टर की रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। सबसे पहले तो ये जानिए कि जो रेजिस्टिविटी है मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। अब कैसे बढ़ती है, वो बढ़ती है कुछ इस रिलेशंस पे कि रो टी, यानी कि रो टी ये हो गया टी टाइम पर, ये सब स्क्रिप्ट में है, ये रो और टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। और ये तो रो टी का मतलब कि किसी टी टेम्परेचर पर कितना रेजिस्टिविटी होगी अगर टी नॉट टेम्परेचर में हमें रेजिस्टिविटी पता हो। ठीक है, यानी कि एक रेफरेंस जो हमारा टेम्परेचर है उस जगह पर कितनी रेजिस्टिविटी है। और अल्फा जो होता है वो बताता है कि जो टेम्परेचर में चेंज आया
उसके कितने परसेंट यहां पर रजिस्टिविटी चेंज होगी, यानी कि एक तरीके का ये टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो ये जो फॉर्मूला है, जब इसका हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, तो ये अच्छे समझ पे आएगा, जिसको कि हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसको किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, तो यहां पर जो रो टी है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, टेम्परेचर के साथ साथ। और ये जो टेम्परेचर का डिपेंडेंस है वो हमारा एक लीनियर ग्राफ देता है थोड़े से टेम्परेचर चेंज के लिए। ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज्यादा टेम्परेचर को चेंज कर दिया तब तो फिर अलग तरीके से ही जो होगा वो बिहेवियर शो होगा, बट ये कुछ डिग्रीज के टेम्परेचर चेंज के लिए यहां पर एक लीनियर रिलेशन देता है। ठीक है, पहले तो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, फिर एक लीनियर ग्राफ हमें मिलता है, कुछ एक लीनियर ग्राफ मिलता है। कैसे, देखिए यहां पर ये रिलेशन क्या था, ये समझ गया आप। रो टी क्या है, रो नॉट क्या है, अल्फा क्या है, टी माइनस टी नॉट क्या है, और वन तो आप समझ ही रहे होंगे, वन को क्या बताना। तो यहां से देखिए, अब इस ग्राफ को देखिए, यहां पर जब 0 डिग्री सेल्सियस था तो इसकी कुछ रेजिस्टिविटी थी, यानी कि ये कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था। उसके बाद जब हमने इसको कुछ डिग्रीज तक देखा, मान लीजिए 27 डिग्रीज तक देखा, तो इसके टेम्परेचर 0 से 27 डिग्रीज होने पर कोई भी रेजिस्टिविटी में ज्यादा फर्क नहीं आया, एक कांस्टेंट वैल्यू थी। उसके बाद अगर यहां से यहां तक देखें, यहां से यहां तक, तो एक लगभग हमें एक लीनियर ग्राफ देखने को मिल रहा है, या फिर एक छोटे छोटे टुकड़े में अगर हम देखें कि 50 से 100 यानी कि 50 केल्विन, ठीक है 50 केल्विन डिग्री सेल्सियस ने, सॉरी, यहां पर हम एक वो ले सकते हैं टेम्परेचर केल्विन में, क्योंकि केल्विन में है। यहां पर जो होगा 50 केल्विन से अगर हम नीचे की बात करें तो यहां पर कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, और 0 से 50 केल्विन तक हमें ऐसा वैल्यू चेंज होता मिलेगी। उसके बाद 50 टू 100 केल्विन देखें तो यहां पर कुछ वैल्यू चेंज होगी। उसके बाद 100 टू 150 देखें तो कुछ ऐसा होगा, 150 टू ऐसे देखें तो यहां पर एक लगभग एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो थोड़े से टेम्परेचर चेंज के लिए, एक लिमिटेड रेंज में टेम्परेचर चेंज के लिए जो ग्राफ होता है रेजिस्टिविटी चेंज का, वो हमारा लीनियर ग्राफ होता है। यानी कि जो टेम्परेचर है उसके बढ़ने के साथ साथ मेटेलिक कंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है वो बढ़ती है। यानी कि हमने ये देखा, एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि ये ग्राफ मिल रहा है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो मेटेलिक कंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव दे रहे थे वो, अब वो उसको थोड़ा और डिफिकल्टी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक अलग तरीके का प्रतिरोध में बढ़ोतरी देखी गई उस पर। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट किसका, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। ये ग्राफ अक्सर पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि मेटल एलॉय, ठीक है, मेटल एलॉय में क्या होता है, यानी कि जैसे कि नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन, इनके साथ क्या होता है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर चेंज होने में भी इनमें रेजिस्टिविटी का ज्यादा फर्क नहीं आता। यही रीजन है कि एलॉयज फॉर्म करे गए, जैसे कि नाइक्रोम, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन। क्यों फॉर्म करे गए? क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। जैसे कि जो इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं वहां पर नाइक्रोम या फिर मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन यूज किया जाता है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक हीटर, नाम से ही है हीटर, वहां पर हीट का यूज हो रहा है, तो वहां पर हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना था। एक रूम टेम्परेचर में जो मेटल रखा हुआ है उसको करंट अप्लाई करके पहुंचाना होता है उसको काफी ज्यादा टेम्परेचर्स पे। तो उतने ज्यादा टेम्परेचर्स तक पहुंचाने में अगर रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा चेंज हुई तो होगा क्या कि करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगी, और उस हिसाब से फिर हम लोग का जो डिवाइस है वो सही से वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए बनाए गए एलॉयज, यानी कि मेटल्स के कॉम्बिनेशन बनाए गए, जैसे कि नाइक्रोम, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन। ये नाइक्रोम, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन जो है ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर चेंज होने में, देखिए 0 केल्विन से 800 केल्विन तक होने पर भी जो रेजिस्टिविटी में चेंज है वो सिर्फ 0.1 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर की बढ़ोतरी है, बहुत कम। देख रहे हैं, माइक्रो ओम सेंटीमीटर, बहुत कम ही इस पे बढ़ोतरी है।
ठीक है, लगभग ये कांस्टेंट रहते हैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर चेंज होने में। जबकि मेटल्स के साथ क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टिविटी बढ़ती जाती है। तो इसी वजह से जो मेटल एलॉयज होते हैं वो बनाए जाते हैं जिनमें कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर चेंज होने में भी जो इनके रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, तो ये जैसे एक तरीके के रजिस्टर्स को बनाने में वर्क होता है, जैसे कि कार्बन रजिस्टर्स होते हैं जो कि अब हमारे सिलेबस में नहीं है। एक तरीके के रजिस्टर्स जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होते हैं, या फिर ऐसे रजिस्टर्स जो कि हमारे इलेक्ट्रिक हीटर में यूज होते हैं। वो जो वायर है, ठीक है, नाइक्रोम की वायर या मैग्नीन की वायर जो कि ग्लो होती हुई दिखाई देती होगी आपको जब आपने कभी इलेक्ट्रिक हीटर को देखा होगा, वो सब में मेटल एलॉयज का यूज होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर चेंज होने पर भी इनकी रेजिस्टिविटी में बहुत हल्का सा फर्क आता है। इस वजह से जो सर्किट होता है वो उस पर करंट की वैल्यू स्टेबल होती है हमारी। ठीक है, ये था हमारा मेटल एलॉय से रिलेटेड चीजें। फिर आता है सेमीकंडक्टर, और इसमें बहुत खास बात यह होती है कि सेमीकंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। यानी कि होता क्या है कि जैसे ही इसमें हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो घटती जाती है। क्या होती जाती? घटती जाती है। अब घटती क्यों है वो हम लोग आगे समझेंगे। इसी तरीके से मेटल में घटती क्यों है वो भी अभी समझेंगे। यहां पर अभी हमने एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमने देखे कि अगर उसका ग्राफ ड्रॉ करें रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का, तो सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो रेजिस्टिविटी होती है वो घटती है। यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स को जो प्रतिरोध मिल रहा होता है वो घट जाता है, उस पर आसानी से वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मेटल्स के केस में टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टिविटी बढ़ती है। एलॉयज के केस में टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टिविटी लगभग कांस्टेंट रहते हैं, नियर अबाउट कांस्टेंट रहती है। ठीक है, और सेमीकंडक्टर्स के केस में जो रेजिस्टिविटी होती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ घटती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होती है? घटती है। तो जब इनके बीच में देखो घट रही है, यानी कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ जो बनेगा वो एक हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा और कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। टी बढ़ने के साथ साथ टी बढ़ रहा है और जो रो की वैल्यू है वो घटती जा रही है टी बढ़ने के साथ साथ। ठीक है, तो इन 3 ग्राफ्स को आपको याद रखना है। किसके किसके लिए? मेटल्स के लिए, एलॉयज के लिए और सेमीकंडक्टर्स के लिए। अब आते हैं हम कि क्यों ऐसा होता है कि मेटल्स के केस में जहां पर कि रो जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो टी होता है, ठीक है, फॉर शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर चेंज, एलॉयज में लगभग कांस्टेंट रहता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और जबकि जो हमारे सेमीकंडक्टर्स पे टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टिविटी घटती है। क्यों? तो इसके लिए आप चलिए, जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला था, अब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था हम लोग का? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला था एक्चुअली 1/σ। और सिग्मा क्या था? सिग्मा हम लोग का निकला था किससे? NE² τ/m, और बाई m यानी कि ऊपर ऐसे चला गया। और ये सिग्मा कहां से निकल कर आया था? J = सिग्मा ई। यहां पर जब हम लोग ने ये एक ओम्स लॉ का फॉर्म होता है और इसको डिराइव किया था किस तरीके से? एक सिंपल सा मॉडल चूज करके जहां पर कि n जो था वो नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम थे, टाउ रिलैक्सेशन टाइम था। वहां पर हम लोग ने पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली थी, फिर उसके बाद करंट क्या होता है वो निकाला था, और वहां से ये रिलेशन निकाल कर लाए थे। जे करंट डेंसिटी होता है। तो यहां से हम लोग ने इस सिग्मा को निकाला था NE² τ/m। और हम लोग जानते हैं कि जो कंडक्टिविटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टिविटी के। तो रेजिस्टिविटी = 1 कंडक्टिविटी = NE² τ/m। तो बाई m चला जाएगा ऊपर और बन जाएगा m/NE² τ। ठीक है, तो ये हो गया सिग्मा का रिलेशन, NE² τ/m।
और ये हो गया रेजिस्टिविटी का। तो अब इसी को देखते हैं कि किस तरीके से हमारी चीजें वर्क करती है। तो देखिए जो रो होता है वो होता है ये m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो यहां पर अगर हम लोग देखें जो रो है, रो का जो फॉर्मूला बना m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, इसमें जो m है वो तो है कांस्टेंट, जो e की वैल्यू है वो है कांस्टेंट। तो जो रो है वो डिपेंड कर रहा है n और टाउ पे, ठीक है, n और टाउ पे। यानी कि रो को अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं कि रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, या फिर कह लीजिए कि रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, ठीक है। ये दो चीजें हमारे पास निकल कर आ रही हैं। जहां पर जो n है वो है नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक तरीके से नंबर डेंसिटी की कितने चार्जेस मौजूद हैं एक गिवन अमाउंट या फिर पर यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्जेस मौजूद हैं, ठीक है। अब देखिए रिलैक्सेशन टाइम अगर बढ़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा अगर, तो जो रेजिस्टिविटी होगी वो घटेगी। ये मैं वहां मोबिलिटी वाले पर भी बता चुका हूं। कैसे, समझिएगा बात को। एक मेटल है, ये दूसरा मेटल है, इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो 6 सेकंड में टकरा रहे हैं आपस में, और ये 5 सेकंड में टकरा रहे हैं। इतना नहीं होता, कम होता है टाइम, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं ये। तो 6 सेकंड में इस पर टकराव रहे, 5 सेकंड में, यानी कि इस पे जो दो टकराव के बीच का समय है वो है एवरेज, जो निकल कर आया वो है ज्यादा और इस पे है कम। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए जो जगह है वो ज्यादा है, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होने का मतलब कि उसको जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो कम मिल रहा है, यानी कि उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो कम है, उसकी जो प्रतिरोधकता है वो कम है। समझ गए। अभी यहां पर क्या कर दिया जाए, अब दूसरा केस ले लिया जाए इसको समझने के लिए। तो यहां से ध्यान रखिएगा कि अगर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ा तो उस पर जो रेजिस्टिविटी होगी वो कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी, अभी एक्सप्लेन किया। अब बात है इसकी एन की, कि मान लीजिए कि आपके यहां पर एक कोई मेटल है इधर और दूसरा मेटल है इस पे। इस मेटल में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, मान लीजिए ये मेटल ए है और ये मेटल बी, इस पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि सेम वॉल्यूम आप लीजिए, अगर एक यूनिट वॉल्यूम कंसीडर कर लीजिए, 1 मीटर क्यूब का ये मेटल लीजिए और 1 मीटर क्यूब ये लीजिए, और दोनों में नंबर जो है इलेक्ट्रॉन्स का, जो दोनों में नंबर है इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं Na और इस पे लिख सकते हैं Nb। अगर Na ज्यादा है Nb से, यानी कि इस पे जो नंबर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के वो ज्यादा है, इस पे कम है। तो अब देखिए इस पे अगर ये इलेक्ट्रॉन्स जाएगा तो इसके पास टकराने के लिए लोग ही कम है, इस इलेक्ट्रॉन के पास टकराने के लिए लोग ही कम है, तो ये आराम से मूव करेगा। जबकि यहां पर टकराने के लिए लोग ज्यादा है, भीड़ ज्यादा है, यानी कि बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा है, तो यहां पर इसको ज्यादा रेजिस्टिविटी फील होगी, जबकि यहां पर कम होगा। यानी कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम अगर बढ़ जाए यहां पर, तो जो रेजिस्टिविटी होगी वो घट जाएगी, ठीक है। ये निकल कर आ रहा, ठीक है। तो अब यहां से क्या होगा, अब यहां से एक चीज निकल कर आएगी कि ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं ये बढ़ेंगे और इनके टकराने का जो है वो भी चीज बढ़ेगी। बट होगा क्या, बट इस पे होगा क्या कि जैसे जैसे इनकी एन बढ़ेगी तो उसकी वजह से पर यूनिट एरिया का जो इनका मूवमेंट होगा, यानी कि जो करंट होगा वो बढ़ जाएगा। यानी कि यहां पर ज्यादा नंबर ऑफ चार्जेस होंगे मूव करने के लिए, ठीक है। बात समझ पे आई। क्योंकि देखो हम लोग ने जो डेरिवेशन किया था उसमें सबसे पहले ये निकाला था आई, जो कि होता है NeAVD, और फिर यहां से J बनता है जो कि बन जाता है NeVD। यानी कि अगर हमारा जो N होगा अगर वो बढ़ेगा तो जो करंट डेंसिटी होगी वो बढ़ेगी, और जब करंट डेंसिटी बढ़ेगी तो जो हमारा J इज इक्वल टू सिग्मा E है, अगर J बढ़ेगा तो जो सिग्मा है वो बढ़ेगी, यानी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ चार्जेस जो है यहां पर वो बढ़े, अगर नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो बढ़े तो उसकी वजह से होगा क्या कि यहां से टकराव तो बढ़ेगा बट पर यूनिट एरिया
जो उनमें मूवमेंट हो रहा है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि करंट डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो करंट डेंसिटी बढ़ने की वजह से जो इसकी ओवरऑल वैल्यू है वो कम हो जाएगी। यानी कि सिंपली अगर हम देखें यहां पर रिलेशन कि एन के बढ़ने की वजह से भले ही उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ने की वजह से टकराव ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी है, बट फिर भी जो रो की वैल्यू है वो रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगी। क्यों होगी? क्योंकि पर यूनिट एरिया जो मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का वो बढ़ जाएगा। यहां पर कम है पार्टिकल्स मूव होने के लिए पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो अब इन दो बातों को ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम के बढ़ने से रेजिस्टिविटी कम होगी और रिलैक्सेशन टाइम के बढ़ने की वजह से जो रेजिस्टिविटी होगी वो कम होगी। तो अब देखते हैं कि मेटल्स के केस में अगर देखा जाए कि टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, समझिएगा ध्यान को, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे वो जल्दी जल्दी चलेंगे। उनके जल्दी जल्दी चलने की वजह से जो उनके बीच का कोलिजन है वो बढ़ जाएगा। और कोलिजन बढ़ने की वजह से यानी कि अब कम समय में कोलिजन होने लगा, यानी कि जो टाउ है वो डिक्रीज हो गया। टाउ क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो जो टाउ होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। किसके केस में? मेटल्स के केस में। और जो एन होता है वो टी पर डिपेंड नहीं करता मेटल्स के केस में। ध्यान दीजिएगा, दो चीजें यहां पर है ना रेजिस्टिविटी के साथ। तो मेटल्स के केस में जो एन है वो टी के साथ डिपेंड नहीं करता, यानी कि प्योरली जो डिपेंडेंसी बची मेटल्स के केस में वो बची टाउ के साथ। और मेटल्स के केस में टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो टाउ होता है वो डिक्रीज होता है। तो अगर टाउ डिक्रीज होगा मेटल्स के केस में तो जो रेजिस्टिविटी होगी वो बढ़ेगी। समझ गए? फिर से मैं रिपीट कर दूं, हमें देखना है रेजिस्टिविटी की मेटल्स के केस में क्यों बढ़ रही है। और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है ये हमारा, ये निकल कर आया कि अगर एन बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी घटेगी, अगर टाउ बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी घटेगी, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगी, और अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगी। ठीक है, अब क्योंकि मेटल्स के केस में जो एन होता है वो टेम्परेचर के साथ किसी भी तरीके से डिपेंडेंट नहीं होता है, जबकि यानी कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम नहीं बढ़ते घटते, उनका ऐसा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि 1000 चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम थे और वो फिर 10,000 हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो पूरा डिपेंडेंसी जो बचा वो बचता है टाउ पर। और क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत तेजी के साथ मूव करने लगते हैं मेटल्स के केस में, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत तेजी के साथ मूव करने लगते हैं, तो उनमें जो टकराव होने का समय है वो घट जाता है, यानी कि एवरेज कोलिजन टाइम घट जाता है, जल्दी जल्दी कोलिजन होता है। तो इसके घटते ही ये बढ़ जाता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा, टाउ घटा, और टाउ घटने की वजह से रेजिस्टिविटी बढ़ गई। यानी कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो रेजिस्टिविटी है मेटल्स के केस में वो बढ़ गई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या हो गया यहां पर कि टेम्परेचर बढ़ा, टाउ घटा और रेजिस्टिविटी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि ये हमारा इसके केस में जो मेटल्स के केस में जो रेजिस्टिविटी होती है वो प्योरली डिपेंड करती है टाउ पर। अब बात आती है इंसुलेटर के केस में। तो इंसुलेटर्स या फिर सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है? ठीक है, सेमीकंडक्टर्स के केस में और इंसुलेटर केस पे भी ऐसा होता है। और बेसिकली अभी हमें यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स की बात करनी है। तो सेमीकंडक्टर्स पर यह था कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टिविटी घट रही थी। अब क्यों घट रही थी? अब देखिए, यहां पर एन भी बढ़ता है टेम्परेचर के साथ और टाउ भी चेंज होता है। तो होता क्या है कि टेम्परेचर जैसे जैसे सेमीकंडक्टर में बढ़ता है तो किसी कारण से, और वो कारण ये है कि बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं सेमीकंडक्टर्स में जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं और उनमें फिर जो टकराव का समय होता है वो घट जाता है। तो ये दोनों चीजें होती हैं जिसकी वजह से जब हम लोग देखते हैं 1/n टाउ, तो इनका करिए प्रोडक्ट, एन और टाउ का जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये बात निकल कर आती है कि दोनों इस तरीके से घटते बढ़ते हैं कि ओवरऑल जो वैल्यू होती है वो सेम ही रहती है। ओवरऑल मतलब कि इनिशियली और फाइनल की अगर हम बात करें टेम्परेचर बढ़ने पर, ये रेजिस्टिविटी होता है। और टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो इसकी वैल्यू एक की बढ़ रही है और एक की घट रही है।
तो ये कुछ ऐसे घटते बढ़ते हैं कि इनकी वैल्यू जो होती है इनिशियल और फाइनल देखे, टेम्परेचर बढ़ने के पहले और टेम्परेचर बढ़ने के बाद की वैल्यू देखे, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट रहता है लगभग। और साथ ही जो यहां पर n की वैल्यू होती है वो ज्यादा भी हो जाती है। क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। यानी कि जो n टाउ की फाइनल वैल्यू निकलती है टेम्परेचर बढ़ने के बाद वो ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू ये। यानी कि टाउ तो हमारा घटता है, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम तो घटता है, बट n इस तरीके से बढ़ जाता है कि ओवरऑल जो वैल्यू होती है इसकी वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो रजिस्टिविटी होती है, अब यहां पर क्या हुआ कि जो n टाउ टोटल की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है ओवरऑल, जिसकी वजह से n इंटू टाउ की वैल्यू बढ़ जाती है n के बढ़ने की वजह से, क्योंकि वहां पर बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। जहां पर पहले 1000 चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम थे वहां पर 10,000 चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो रजिस्टिविटी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, तो जो रजिस्टिविटी होती है वो घट जाती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ। किसके केस में? सेमी कंडक्टर्स के केस में। क्यों? क्योंकि यहां पर इनकी जो टोटल वैल्यू होती है वो इस तरीके से बढ़ती है कि टाउ तो घटता है, एन बढ़ता है, बट ओवरऑल वैल्यू हो जाती है। यानी कि मान लीजिए कि एन जो था इनिशियल से फाइनल 3 गुना हो गया और ये सिर्फ 1/2 हो पाया। तो 3 गुना और 1/2, अगर इसको करेंगे 3/2 यानी कि 1.5 गुना, तो एन टाउ की वैल्यू 1.5 गुना हो जाती है। ठीक है, नहीं समझ पाया? इसको मैं फिर से बता देता हूं कि एन जो इनिशियल था वो अब जो एन फाइनल है, यहां पर अगर एन की वैल्यू देखें तो अगर एन थी और यहां पर हो गई 3n, और टाउ की वैल्यू अगर टी इनिशियल से फाइनल देखें तो यहां पर अगर टाउ की वैल्यू टाउ थी और यहां पर हो गई टाउ बाई 2, घट गई, टाउ बाई 2 हो गई, तो एन और टाउ का मल्टीप्लाई अगर यहां पर देखें तो एन टाउ था, और अब जो फाइनल है वो उसका 3n और टाउ बाई 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3/2 एन टाउ। यानी कि ओवरऑल जो वैल्यू है वो बढ़ी, जिसकी वजह से यहां पर एन टाउ जो है वो हमारा कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रो के, तो ये पूरी ओवरऑल वैल्यू बढ़ी, जिसकी वजह से रो घट जाता है, रेजिस्टिविटी घट जाती है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। और फिर ये जो हम पूरा कि बॉन्ड्स कैसे ब्रेक होते हैं, कैसे होता है, वो हम लोग अपने जो चैप्टर 14 है, ठीक है, यानी कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, उस पे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अब जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पर हम लोग जो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ मेटल्स का फॉर्मूला है उसका एक एग्जाम्पल लगाकर हम उसको समझेंगे और बाकी आगे चीज़ें को देखेंगे, पावर वगैरह फाइंड करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।